This is the next part of the rise of nationalism in Europe. So last time हम लोगों ने पढ़ा था कि कंजर्वेटिज्म आया था. कंजर्वेटिज्म 1815 में आया था, जिसमें लोग कह रहे थे कि मोनार्की सिस्टम, चर्च सिस्टम ये हट जाना चाहिए. तभी क्या हुआ कि 4 कंट्रीज मिलके, ब्रिटेन, रसिया, पर्सिया, ऑस्ट्रिया, ये चारों मिलके नेपोलियन बोनापार्टे को मार के और उसको फिर हटा देते हैं. उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, चारों मिलके ट्रीटी ऑफ वीना साइन करते हैं 1815 में. इसमें बर्बन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर कर दिया जाता है और बाउंड्रीज को सेट कर दिया जाता है. तो क्या होता है, जब बर्बन डायनेस्टी मोनार्की सिस्टम फिर से आ जाता है तो ये लोग कहते हैं कि हम लोग अब कोई भी क्रिटिसिज्म, अगर कोई भी असंतोषी दिखाता है तो उसको हम लोग टॉलरेट नहीं करेंगे और उसको सजा दिया जाएगा. और फिर से वो लोग सेंसरशिप लॉ ला देता है, यानी कि फिर से ना ही कोई उनके खिलाफ कुछ लिख सकता है न्यूज़पेपर्स में, ना ही बुक्स में, कहीं नहीं लिख सकता है. तो इससे क्या होता है कि कुछ रेवोल्यूशनरीज का जन्म होता है. पीपल क्या स्टार्ट कर देते हैं कि वो लोग एक सीक्रेट सोसाइटी बनाना स्टार्ट कर देते हैं. सीक्रेट सोसाइटी में क्या होता है कि लोग जो है कि वहाँ अब इकट्ठा होते हैं और अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने लगते हैं, लोगों तक पहुँचाने लगते हैं कि हम लोग अब इस चीज़ को किस तरह से हैंडल करें, इस चीज़ को किस तरह से हम लोग ख़त्म करें, और हम लोग इस चीज़ को किस तरह से, मोनार्की सिस्टम को किस तरह से हम लोग अपोज करें कि वो लोगों का जो राज अभी चल रहा है मोनार्की सिस्टम का, वो ख़त्म हो जाए. तो लोग अब ये करने लगे थे. तो इसमें क्या होता है कि लोगों का कहना था, लोग क्या चाहते थे कि वो लोग फाइट करें किस चीज़ के लिए, लाइबर्टी के लिए और फ्रीडम के लिए. लाइबर्टी और फ्रीडम वो लोग चाहते थे कि हम लोगों के अकॉर्डिंग काम करने दिया जाए, हम लोगों को कोई रोके नहीं. और वो लोग और क्या चाहते थे कि एक नेशन स्टेट हो, यानी कि एक पूरे जगह को मिला के एक नेशन स्टेट बना दिया जाए, जहाँ एक तरह का लैंग्वेज, एक तरह का फ्लैग, एक तरह का ये सब हो. ठीक है. तो इससे क्या होता है कि एक इटालियन रेवोल्यूशनरी का जन्म होता है. और वो इटालियन रेवोल्यूशनरी कौन होता है, वो इटालियन रेवोल्यूशनरी का नाम होता है गिस्सिप्पी मेजिनी. आई नो नाम थोड़ा सा डिफरेंट है, गिस्सिप्पी मेजिनी, क्योंकि ये एक इटालियन नाम है. इस नाम को थोड़ा याद रखिएगा, क्योंकि ये भी इसी सीक्रेट सोसाइटी में ये भी मेंबर बनता है. और ये 24 ईयर ओल्ड रहता है और ये 3 सीक्रेट सोसाइटी को ज्वाइन किया रहता है. और ये क्या चाहता है कि यूनिफिकेशन हो इटली का, यानी कि पूरा इटली एक कंट्री की तरह बन के रहे, यूनिफिकेशन हो जाए, अलग अलग जो था वो एक हो जाए और सारे लोग एक साथ एक समान रहने लगे. और कौन कौन सा सोसाइटी था, पहला सोसाइटी का नाम था यंग इटली इन मेर्सेलीज और यंग यूरोपियन इन बेर्ने. सो ये नाम आप याद रखिएगा, यंग इटली इन मेर्सेलीज. और एक था यंग यूरोप इन बेर्ने, यंग यूरोप इन बेर्ने. सो जब सारे रेवोल्यूशनरीज मिलकर सीक्रेट सोसाइटी बनाते हैं और वो लोग अपना अपना आइडिया एक नेशन के लिए फैलाने लगते हैं, तो क्या होता है कि एज ऑफ रेवोल्यूशन आता है. और एज ऑफ रेवोल्यूशन कब से कब तक, 1830 से 1848 तक, यानी कि इस बीच में लोग अपने लिए लड़ना स्टार्ट करते हैं. तो वो लोग क्या क्या चाहते हैं, पहला चीज चाहते हैं वो लोग लाइबरलिज्म. लाइबरलिज्म में जो था कि एक नेशन स्टेट हो और सारे इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये सब जो पहले बता चुके हैं, आप इस चीज़ को पहले वाले पार्ट में जाके देख सकते हैं. और ये लोग चाहते थे कि नेशनलिज्म का ये हो. तो इसमें कौन कौन सा कंट्री था, सबसे कौन से लोग रेवोल्यूशन पे आए. सबसे पहला था इटालियन, जर्मन स्टेट्स, और जर्मन स्टेट में था और ओटोमन एम्पायर. अब आप लोग जानना चाहेंगे कि ये ओटोमन एम्पायर कौन सा है. ऐसे तो किसी को ये नाम से नहीं समझ में आएगा कि ओटोमन एम्पायर कौन है, लेकिन हाँ आजकल ये बहुत फेमस है, अत्रगल गाजी वाला, जिसको उस्मानी एम्पायर भी कहते हैं, ये वही है ओटोमन एम्पायर. इसको ओटोमन एम्पायर कहते हैं इंग्लिश में. और था आयरलैंड और पोलैंड. सो ये लोग सारे जो है कि रेवोल्यूशन पे उतर आए कि अब हम लोगों को भी आज़ादी चाहिए, नेशनलिज्म, ये लोग भी एक नेशन स्टेट चाहते थे. तो जुलाई 1830 को हम क्या कहते हैं, 1830 में जुलाई रेवोल्यूशन कहते हैं.
जुलाई रेवोल्यूशन में क्या होता है कि इसमें ब्रुसेल्स जो होता है, ब्रुसेल जो है कि बेल्जियम से टूटकर यूके और एक नीदरलैंड में अपना ये बनाना चाहता है। तो सबसे पहले 1830 में जुलाई में क्या होता है कि वो जो बर्बन डायनेस्टी होता है, जो बर्बन डायनेस्टी था, उसको फिर से वो लोग उठा के फेंक देता है, बर्बन डायनेस्टी को ओवरथ्रोन कर देता है। ये लोग को चैन नहीं है, बार बार उठाया जा रहा, फेंका जा रहा, फिर ये लोग आ जाता है उठ पुटा के। तो इसको फिर से ओवरथ्रोन यानी कि इसको फिर से हटा दिया गया और मोनार्की को हटा के फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया। यानी कि किसी एक इंसान के हाथ में वो पूरा पावर तो होगा, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होगा। यानी कि इसमें ये जुडिशियरी, एग्जीक्यूटिव, लाइबर्टी, ये सब भी चीजें होंगी उसमें। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गया फिर से। और ये लोग इस बार किसको बनाए थे? लुइस फिलिपी को बनाए थे। लुइस फिलिपी को वो अपना वो अपना जनरल बनाते हैं, उसको जनरल हेड बनाते हैं। तो क्या होता है, तो ये तो फ्रांस में होता है। तो उस वक्त एक था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैच कोल्ड, यानी कि अगर फ्रांस छींकता भी है तो पूरे यूरोप में सर्दी फैल जाती है। इसका मतलब है कि अगर फ्रांस में कुछ भी होता है तो ये लोग उस चीज के बारे में पूरा मतलब यूरोप में ढिंढोरा पीट देते हैं। तो इसी को लेकर होता है फिर जुलाई रेवोल्यूशन। जुलाई रेवोल्यूशन जो है कि ब्रुसेल्स में होता है, जिससे बेल्जियम टूटता है यूके से और नेदरलैंड टूट जाता है उससे। अब जब देखा यूरोप में इतना लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो जब ग्रीक ने इस चीज को नोटिस किया तो वो लोग भी अब बोले कि अब वो लोग भी ग्रीक भी वॉर करने लगे। किस चीज के लिए? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए। और वो लोगों को किससे इंडिपेंडेंस चाहिए था? पहले मोनार्किन सिस्टम था ओटोमन एम्पायर का, तो वो लोग ओटोमन एम्पायर से चाहते थे कि हम लोगों को भी कॉन्स्टिट्यूशनल वाला चीज बन जाए। तो ये लोगों को भी सपोर्ट मिल जाता है, किससे? बाकी और यूरोपियन कंट्रीज जो थे उससे सपोर्ट मिलता है ये लोगों को, और ये लोग आराम से आजाद हो जाते हैं। और ये लोग का ये रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है 1821 में। सो फाइनली क्या होता है कि एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल ये कब होता है? 1832 में। और फिर ग्रीस को भी एक इंडिपेंडेंट नेशन बना दिया जाता है। तो सारे जब लोग आजाद हो ही रहे थे तो क्या होता है कि फिर आता है रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म मतलब वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं, यहाँ रोमांटिसिज्म का मतलब कुछ और है। रोमांटिसिज्म में क्या होता है कि लोग जो है कि पोएट्स लिखते हैं और इससे अपना नेशनलिस्ट फीलिंग को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेशनलिस्ट फीलिंग को यानी कि अपने पोएट के जरिए वो लोग नेचर के बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में और किस तरह से हम लोगों को एक नेशन बन के रहना चाहिए, वो लोग इस चीज़ के बारे में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरह से ये कल्चरल मूवमेंट हो गया। यानी कि रोमांटिसिज्म में क्या था कि पोएट्स और फिलोसफर्स अपने कल्चर के बारे में लोगों को बता रहे थे। तो एक जर्मन फिलोसफर था जॉन गॉटफ्राइड, क्या नाम था उसका? जॉन गॉटफ्राइड। तो ये एक जर्मन फिलोसफर था और जॉन गॉटफ्राइड हर्डर पूरा नाम ये है। ये एक जर्मन फिलोसफर था जो कि अपने जर्मन कल्चर के बारे में बता रहा था, जर्मन कल्चर के बारे में। और ये जर्मन कल्चर के बारे में कैसे बता रहा था कि ये फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, फोक पोइट्री, मतलब कि अपने पोइट्स को, अपने पोएम को, डांसेस को ये लोगों के पास इसको कर करके दिखा रहा था और लोगों तक अपनी बातें पहुंचा रहा था। तो क्या होता है कि हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था जब कंजर्वेटिज्म आया था तो पर्सिया, रसिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये लोग जो है कि फ्रांस के कुछ कुछ पार्ट्स अपने अंडर कर लेते हैं। तो रसिया के पास क्या आया था उस वक्त? रसिया के पास आया था, रसिया पोलैंड को लिया था, रसिया पोलैंड लिया था।
रसिया उस पर अपना कब्जा कर लिया। तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे वो पोलिश लैंग्वेज को रिमूव करके, वहाँ पे पोलिश लैंग्वेज जो होता है, पोलैंड का जो लैंग्वेज था, पोलिश लैंग्वेज को रिमूव कर दिया। यानी कि कोई भी लोग पोलिश लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन काम में। और फिर क्या होता है कि वो लोग वहाँ पे रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर देते हैं, रशियन लैंग्वेज इम्पोज कर देते हैं कि सारे लोगों को यही यूज़ करना होगा। और ये कब होता है? 1831 में। और क्योंकि वो लोग, रशिया के लोग पोलैंड वाले लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करते और वो लोग चाहते थे कि वो लोग एकदम अल्टीमेटली एकदम क्रश कर दिया जाए वो लोगों के सारे कल्चर्स को और हर चीज़ को। और अगर कोई इस चीज़ के खिलाफ अगर आवाज़ उठाता था तो वो लोग क्या कर देते थे कि उसको भेज देते थे साइबेरिया। और साइबेरिया जो है कि -डिग्री सेल्सियस वहाँ रहता है, वो बहुत ठंडी जगह है इतना, और वो भी बिना कपड़ों के। और वहाँ पे लोग 1 घंटे क्या आधे घंटे भी जिंदा नहीं रह सकते थे और वो मर जाते थे। और वो ये सजा दिया करता था। और अगर कोई बिशॉप्स या प्राइस्ट होता था तो उसको वो जेल में डाल दिया करता था। सो वो ऐसा करता था उस वक्त। और क्या हुआ कि ये रेवोल्यूशन जब चल रहा था तो 1830 में क्या होता है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से क्या होता है कि स्लम्स का क्रिएशन होने लगता है। अब स्लम्स के बारे में अगर नहीं पता होगा तो स्लम्स क्या होता है कि अगर कोई अर्बन एरिया होता है तो सारे लोग जो है कि वहीं जाकर सेटल होने लगते हैं। और फिर वहीं जाकर वो लोगों को जॉब्स अपॉर्चुनिटी अगर नहीं मिलता है तो वो लोग वहाँ जाकर सेटल कैसे होंगे, कहाँ रहेंगे? तो वो लोग वहीं कोई झोपड़पट्टी बना के रहने लगते हैं। तो उसी को स्लम्स कहते हैं। जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब के बगल में हम लोगों को इस तरह के स्लम्स बहुत सारे दिखेंगे। तो उस वक्त क्या हुआ कि स्लम क्राउड बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्लम्स का क्रिएशन होने लगा। और इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग उनके नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उसके लिए वो लोग क्या करने लगे कि मशीन मेड गुड्स इम्पोर्ट करवाने लगे। और वो इम्पोर्ट कहाँ से करवा रहे थे? ऑफकोर्स इंग्लैंड से करवाने लगे। तो क्या होता है कि जब 1848 आता है तो उस वक्त फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फूड शॉर्टेज इतना हो जाता है कि लोग स्टार्वेशन से मरने लगते हैं, यानी कि भूख से लोग मरने लगते हैं। और ये बहुत फैल जाता है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट फैल जाता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। और पॉपुलेशन जो रहता है पेरिस में वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इतना कि लोग जो है कि लोगों को सड़क पे जाके रहना पड़ता है, रोड साइड में जाके रहना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि लोग हो जाते हैं नाराज और वो लोग कहने लगते हैं, वो लोग जो यहाँ पर बनाए थे, किसको बनाए थे यहाँ पर? तो यहाँ पे जब ये लोग लुइस फिलिपी को हेड बनाए थे तो ये लोग क्या बोलते हैं कि लुइस फिलिपी को ये लोग बोलते हैं कि जब हम तुमसे कुछ काम ही नहीं हो रहा तो तुम जाओ यहाँ से। तो वो लोग उसको जबरदस्ती लोग कहने लगते हैं। तो वो फ्लू, यानी कि वो वहां से उड़ के भाग के और कहीं और जाके रहने लगता है और वो उस एरिया को छोड़ देता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।